दोस्तों तुर्की का एक फर्म है जिसका नाम है सेलेबी। सेलेबी काफी सालों से भारत में ऑपरेशनल था। भारत के कई सारे एयरपोर्ट्स, बैंगलोर एयरपोर्ट, मुंबई एयरपोर्ट, दिल्ली एयरपोर्ट, यहां पे ये बैगेज हैंडलिंग करते थे। इनको कॉन्ट्रैक्ट मिला था और अचानक एक दिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद इनका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया। इनका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हुआ, कोर्ट कचहरी हुई एंड इट वाज हेल्ड अप बाय द कोर्ट्स इन इंडिया दैट सरकार ने जो सेलेबी का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करा है बिल्कुल ठीक करा है। अब एक कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कैसे हुआ, इसके कारण क्या थे, यह मैं आपको आज के वीडियो में बताऊंगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग है दोस्तों। केनान सेलेबिगलू जो कि इस कंपनी सेलेबी की चेयरपर्सन है, उन्होंने बोला है कि साहब बहुत दिक्कत हो गई है, भारत को तो मैं अपना घर जैसा समझती थी और यहां पे बड़ा अपनापन था और अचानक एक दिन पता नहीं क्या हुआ, भारत ने हमारा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया। दोस्तों एक साल में ये जो कंपनी है सेलेबी, ये 58,000 फ्लाइट्स को हैंडल करती थी। ये कंपनी 5,40,000 टन कार्गो हर साल भारत में हैंडल करती थी और हर एक कार्गो को हैंडल करने के लिए, हर एक सामान को हैंडल करने के लिए इस कंपनी को मोटे पैसे मिलते थे। अब हुआ यह है कि तकरीबन $400+ मिलियन का अचानक इस कंपनी को नुकसान हो गया। आप ये सोच रहे होंगे कि मेजर साहब आप तो जियोपॉलिटिक्स की बात करते हैं, ये कंपनी है भारत के एयरपोर्ट में बैगेज हैंडलिंग कर रही है, इसका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया, आप इतने क्यों परेशान हैं? दोस्तों मैं आपको बताता हूं किस तरीके से तुर्की काम करता है। ये वही तुर्की है जहां पे अर्थक्वेक हुई थी, कई लोग मर गए, बहुत तुर्की को नुकसान हुआ। भारत पहला मुल्क था भारत, पहला देश जिसने अपनी फौजें भेजी तुर्की में और बोला कि नहीं सबकी मदद करो। हमारे जो डॉक्टर्स थे, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के पूरे अस्पताल वहां पे भेजे, यानी कि जो टेम्पररी हॉस्पिटल्स होते हैं वो भेजे, खाना पीना जो भी था, भारत ने पूरी मदद करी और उसी तुर्की ने भारत को डस लिया। अब इशू ये है कि भारत को बहुत पहले समझ जाना चाहिए था। जब ये काम हुआ था भारत को वाइंड डाउन करना शुरू कर देना चाहिए था, लेकिन भारत ने ऐसा किया नहीं। बहुत पहले कर देना चाहिए था भारत को, मैं बता रहा हूं, क्योंकि तुर्की का जो कश्मीर पे उसका देखिए, आप कश्मीर पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखिए, हम तुर्की को नहीं रोक सकते ना हमें तुर्की को रोकना चाहिए, राइट? टर्की अगर यह कहता है कि कश्मीर मामले में वो पाकिस्तान के साथ खड़ा है तो वेल डन यार, आप खड़े रहो पाकिस्तान के साथ, बट डोंट एक्सपेक्ट बेनिफिट्स फ्रॉम इंडिया। ये दोगली नीति जो ये कुछ देश जैसे तुर्की है, पाकिस्तान है, दोगलापन मत करो यार, दोगलापन मत करो। आप ये बोलो कि ठीक है हम कश्मीर में पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, तुर्की खड़ा है पाकिस्तान के साथ, खड़े रहिए, बिल्कुल डटे रहिए एकदम, हम आपसे ये नहीं बोल रहे। लेकिन इश्यू तब होता है कि जब आप बाकी मामलों में पाकिस्तान के साथ खड़े हैं लेकिन पैसा आपको भारत से कमाना है। ये कैसे हो सकता है? अब देखिए दोस्तों, बात यह है कि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, तुर्की ने पाकिस्तान को हथियार बेचे, ड्रोन्स, कई सारी चीजें। इनके हवाई जहाज ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने से पहले इनके शिप पहुंचे वहां पे। मैं आपको बता रहा हूं, टर्किश नेवी के शिप्स पहुंचे पाकिस्तान, टर्किश एयरफोर्स के जहाज पहुंचे, इनके कई सारे ड्रोन्स, वेपन सिस्टम्स वहां पे पहुंचे। अब आप ये बोलेंगे क्या मेजर साहब इसमें क्या दिक्कत है? आप बताइए क्या प्रॉब्लम है आपको इसमें? क्या भारत और देशों को हथियार नहीं बेचता है? डजंट इंडिया सेल वेपन्स to the other people? If India can sell weapons to Armenia, to Myanmar, to so many other countries, why can't Turkey sell weapons to Pakistan? It's a fair point. It's a fair point. कोई बात नहीं दोस्तों, तुर्की ने पाकिस्तान को हथियार बेचे, डन। प्रॉब्लम ये आती है कि उसने अपनी फौजें भी वहां पे बैठाई। जब इंडियन एयरफोर्स ने बमबारी करी पाकिस्तान के अंदर तो वहां पे 2-3 टर्किश सोल्जर्स भी मारे गए। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूं, जब टर्की ने ड्रोन्स भेजे पाकिस्तान तो पाकिस्तानियों को आते नहीं थे वो ड्रोन्स चलाने। पाकिस्तानी इतने एक्सपर्ट्स नहीं थे उन खास ड्रोन्स को चलाने, ऑपरेट करने के लिए। तो टर्की ने बोला कोई बात नहीं, आप भाई हो हमारे, एक काम करते हैं, हम अपनी फौज भेजते हैं, हमारी फौज एक्सपर्ट है क्योंकि ड्रोन तो हमारे हैं, तो एक काम करते हैं, हम वो ड्रोन चलाएंगे और भारत को मारेंगे। ठीक है, हम वो ड्रोन्स चलाते हैं। तो टर्की ने अपनी फौजें भेजी, ड्रोन के ऑपरेटर्स भेजे, मरे वो 2-3, भेजे कितने थे नोबडी नोज, भेजे कितने थे पाकिस्तान के अंदर नोबडी नोज, लेकिन 2-3 तो मर गए। जब वो मर गए तब भारत को पता लगा कि टर्की ये गेम खेल रहा है
उसके बाद ये सारी की सारी चीजें हुई। ऑल दीज थिंग्स हैपन। यानी कि भारत ने इस कंपनी का कम से कम सेलेबी का कॉन्ट्रैक्ट कर दिया कैंसिल। तो वहां पे बड़ी चीखें निकली और कोर्ट कचहरी हुई। अब मैं आपको एक और बात बताता हूं। जब भी तुर्की बात करेगा पाकिस्तान की, राइट, तो पाकिस्तान उसका भाई है, चाहे पाकिस्तान ने इसको 5 साल पुराना बिस्किट का पैकेट ना दिया हो, पाकिस्तान उसका भाई है। पाकिस्तान क्यों तुर्की का भाई है? क्योंकि दोनों मुस्लिम देश हैं और तुर्की ऐसा समझता है कि पाकिस्तान जैसे 2-2 रुपए के देशों को मिला के वो अपना वर्चस्व कायम कर सकता है। सबका आइडिया यही है, ईरान का भी यही है दोस्तों, सऊदी अरब का यही है, तुर्की का यही है। इस्लामी देशों में अपनी नेतागिरी करनी है। 57 मुस्लिम कंट्रीज का बेताज बादशाह कौन बनेगा? लड़ाई इसी की है, लड़ाई इसी की है। ईरान कहता है आजकल की तारीख में कि हम बनेंगे क्योंकि हमने अमेरिका को, देखो, हमने अमेरिका को सबक सिखा दिया, हमने यहूदियों को सबक सिखा दिया, लिहाजा पूरे इस्लामी दुनिया के हीरो हम हैं, हम लीडर हैं। तुर्की कहता है नहीं, वी आर पार्ट ऑफ यूरोप, हमारी बड़ी खतरनाक सी इकोनॉमी है, हम लोग नेटो के हिस्सा है, देयरफॉर हमें भी होना चाहिए, और ऑटोमन एम्पायर तो हमारा ही है, लिहाजा। सऊदी अरब कहता है कि मक्का मदीना हमारे यहां है, तेल हमारे पास सबसे ज्यादा है, लिहाजा वी शुड बी द लीडर्स। तो ये आलम इस्लाम में लड़ाई चल रही है। अगर तुर्की ये कहता है कि भाई हम पाकिस्तान को हथियार देंगे और वो हथियार भारत के खिलाफ इस्तेमाल होंगे, और सिर्फ हथियार इस्तेमाल होंगे, दैट इज नॉट अ दिस थिंग, क्योंकि हथियार तो फ्रांस ने भी दिए, पाकिस्तान को हथियार तो यूरोपियन कंट्रीज ने भी दिए। यही बात तो डॉक्टर एस जयशंकर ने बोली थी, कुछ दिन पहले बोली थी ना डॉक्टर एस जयशंकर ने यूरोप में जाके, भाई तुम लोग हथियार देते हो पाकिस्तान को, हमने तो तुम्हारे खिलाफ किसी को हथियार नहीं दिए, तुम तो देते हो पाकिस्तान को हथियार। तो चलो कोई बात नहीं। इशू ये है कि जब आप अपने फौजी डालते हो पाकिस्तान के अंदर और ये बोलते हो कि हमारे फौजी वो ड्रोन ऑपरेट करेंगे जो हिंदुस्तानियों की हो सकता है अंदर जाके जान लें या हिंदुस्तान का नुकसान हो, दैट इज अनफॉरगिवेबल। अच्छा, ये तो एक चैप्टर खत्म हो गया दोस्तों, चलो कोई बात नहीं। अगर तुर्की पाकिस्तान को हथियार देता है, जो कि मैंने पहले ही बोल दिया, पूरा हक है, वी आर नोबडी टू टेल यू भाई कि आप पाकिस्तान को हथियार मत दो, बिल्कुल दो, दबा के दो हथियार। लेकिन तुर्की तब क्यों रोता है जब भारत ग्रीस को हथियार देता है? क्यों रोता है तुर्की? इसके खून के आंसू क्यों निकलते हैं जब भारत लेटेस्ट प्लेटफॉर्म्स साइप्रस को देता है? यह क्यों परेशान हो जाता है जब भारत कहता है कि हम आकाश मिसाइल देंगे? यह क्यों परेशान हो जाता है जब भारत यह कहता है कि हम आकाश मिसाइल्स देंगे, हम ब्रह्मोस देंगे, हम पिनाका देंगे? किसको? आर्मेनिया को। यह क्यों परेशान हो जाता है? आप दीजिए ना पाकिस्तान को हथियार, किसने रोका है आपको? बिल्कुल दीजिए, मैं कह रहा हूं और दे दीजिए, फ्री में दीजिए। दोस्तों, ये पूंछ जो टेढ़ी है ना तुर्की की, हमें इसको सीधा करना आता है। तुर्की के जितने भी दुश्मन हैं, जिनके साथ तुर्की के या तो मतभेद है या लड़ाई है, भारत ने उन सबको वेपन्स देना शुरू कर दिया, और बड़ी आसान शर्तों पे वेपन्स दिए भारत ने, बड़ी आसान शर्तों पे। और आज की तारीख में तुर्की तिलमिला रहा है। तुर्की को समझ में नहीं आ रहा कि अचानक ये हुआ क्या यार, ये भारत सबको, सिर्फ वही नहीं, और भी कई सारी ऐसी चीजें हैं जो भारत ने, जिनके फैसले अगर मैं यहां पे बोलूंगा बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो जाएगी। आई डोंट वांट टू मेक एनी स्टेटमेंट हियर, आई डू नॉट विश टू क्रिएट अ कंट्रोवर्सी। लेकिन ये जो इनकी कश्मीर की खुजली है ना एर्दोगान की, ये खुजली मिटेगी, आप देख लेना 2026-2027 में उसकी ये खुजली मिट जाएगी। इनका स्टेटमेंट क्या है? इनका स्टेटमेंट देखिए, तुर्की का स्टेटमेंट यह आया कि वी आर मैच्योर इनफ, यानी कि पाकिस्तान के साथ हमारी दोस्ती, उससे भारत को असर नहीं पड़ना चाहिए, भारत को फर्क नहीं पड़ना चाहिए। भारत को कोई फर्क नहीं पड़ता, भारत को कोई भी फर्क नहीं पड़ता भाई, लेकिन भारत को तब फर्क पड़ता है जब तुम अपने फौजी पाकिस्तान के अंदर भेजो और वो फौजी पाकिस्तानी फौज के साथ भारत के ऊपर हमला करें। और तुम रो क्यों रहे हो यार? मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही। तुम इतने बड़े टाइगर हो, इतने बड़े टार्जन हो, तुमने पंच मारा, कोई बात नहीं, जब हम मार रहे हैं पंच पे पंच, तब तुम्हें बुरा नहीं मानना चाहिए। दोस्तों, भारत आगे चल के, मैं आपको आज बता रहा हूं, नोट कर लेना, वीडियो सेव कर लेना, भारत क्या हशर करेगा तुर्की का ना, आपको ये पता लगेगा। और भारत को कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब जाएंगे हथियारों की खेप बड़ी मात्रा में ग्रीस के पास, साइप्रस के पास। ऐसी लॉन्ग रेंज मिसाइल्स ऑलरेडी भारत सप्लाई कर रहा है।
long range cruise missiles which can hit the very heart of Turkey. और तुर्की बहुत परेशान है. लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल भारत ने ग्रीस को दी है. एक जमाना था जब ग्रीस तुर्की को हिट नहीं कर सकता था, तुर्की ग्रीस को हिट कर सकता था. आज की तारीख में ये हिट कर सकते हैं. लॉन्ग रेंज ब्रह्मोस भी दीजिए इनको, मैं आपको बताता हूं. एक तो वो जो ब्रह्मोस का रेंज है ना आज की तारीख में 300-350 किलोमीटर. भारत एक्सटेंडेड रेंज वाली ब्रह्मोस बना रहा है, वो दीजिए साइप्रस को. एंटी शिप मिसाइल दीजिए. ये जो तुर्की के अंदर ये जिहाद की खुजली है ना, एक खाज है तुर्की के अंदर, ये खाज मिटानी है दोस्तों. आप दीजिए, बिल्कुल आपका हक है. आप पाकिस्तान को हथियार दीजिए. वी विल आर्म ऑल योर एडवर्सरीज एंड वी आर ऑलरेडी डूइंग दैट. मिलते हैं फील्ड में.